सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर 8 रहेगा इन्वायरमेंट का। 7 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद एक दो मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और आएंगे और हमारा इन्वायरमेंट का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब देखें आज का जो हमारा टॉपिक है ये कौन सा है, बायो अकोमोलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें हमने इकोलॉजिकल पैरामिड्स पे ख़त्म किया था। इकोलॉजिकल पैरामिड्स के ही बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। इकोलॉजिकल पैरामिड के फ़ायदे क्या हैं, जैसे आपको पता है कि वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें आराम से नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म कैसे एक ट्रॉपिकल लेवल दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं। उसमें हमने देखा कि बायोमास, एनर्जी, वो तीनों के तीनों हमने पढ़े थे। अब देखें, हाँ, इकोलॉजिकल पैरामिड के फ़ायदे तो हैं ही हैं, उसके नुकसान भी हैं। नुकसान इन द सेंस कि हम लिमिटेशन जो, क्योंकि जब हम उसको पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम किया था, हमने बहुत सारी अजम्पशंस ली थी, तो उन अजम्पशंस को ही हम लिमिटेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो पहली अजम्पशन आपको याद होगा हमने क्या ली थी कि हम मानते थे कि जो फूड चेन है वो एक सिंपल लीनियर फूड चेन ही पढ़ते थे हम। सिंपल लीनियर फूड चेन हमने ऊपर पढ़ा लास्ट वाले लेक्चर में। तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, हम मानते थे कि वो एक दूसरे इस पे ही डिपेंडेंट है, ए किस पे डिपेंडेंट है, बी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ए सिर्फ बी पे डिपेंडेंट होगा, हो सकता है ये इस पे डिपेंडेंट हो, 4 ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, ये 4 किसी और पे डिपेंडेंट हो। ये बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन हम इसको मान के चलते थे, अज्यूम करते थे कि एक सिंपल लीनियर फूड चेन होगा। तो ये इसके अजम्पशन में आता है इकोलॉजिकल पैरामिड की। दूसरा आपको याद होगा कि हमने देखा था कि हमारे पास फूड चेन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ग्रेजिंग फूड चेन था, दूसरा था डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन को इंक्लूड नहीं करते हैं या किस केस में, इकोलॉजिकल पैरामिड में। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी, लेकिन लिमिटेशंस के बावजूद भी अगर हम देखें तो इस कहने का मतलब हमें जो इकोलॉजिकल पैरामिड है ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, बेशुमार चीज़ों में, ठीक है। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको, हमें पता है कि हमारे जो ट्रॉपिक लेवल हैं ये 5-6 से ज़्यादा नहीं है। तो ये किसने एक्सप्लेन किया, फूड चेन ने। क्यों है इतने ज़्यादा, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद दूसरा असल में ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है, कौन, ये इकोलॉजिकल पैरामिड जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। किसको, बायो अकोमोलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन को। तो इन सब्जेक्ट्स को उनके साथ लिंक करना है आपको कि वहीं से निकले हुए हैं। अगर अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी शो की थी शायद, ये वाली देखो, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल हैं, ट्रॉपिकल लेवल 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो जब हम बायो एक्यूमुलेशन पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारी जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ एक ही ट्रॉपिकल लेवल पे है। लेकिन जब हम बायो मैग्नीफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम नीचे से ऊपर ट्रॉपिकल लेवल के ऊपर पढ़ते हैं। वो अभी बताता हूँ क्या पढ़ते हैं। तो ओवरऑल मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी के साथ ये लिंक है, कौन, बायो मैग्नीफिकेशन और बायो अकोमोलेशन। अब देखो समझो, बहुत आसान सा कंसेप्ट है बायो अकोमोलेशन का। जैसे मान लो कि आप किसी इन्वायरमेंट में रहते हो, एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, फिर डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे मान लो आपने किसी इन्वायरमेंट में रहते हो, अब उस इन्वायरमेंट में क्या होगा, मान लो आप किसी इन्वायरमेंट में रहते हो तो वहाँ पे मान लो कि जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, ठीक है। और वहाँ पे पोल्यूटेड मतलब वहाँ पे पोल्यूटेंट्स होंगे उसमें, ठीक है, पोल्यूटेंट्स होंगे। अब उन पोल्यूटेंट्स को आप कंज्यूम कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपके एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप फिर हर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसको लागू कर सकते हो। तो आपने क्या किया कि उसको कंज्यूम किया, किसको, पोल्यूटेंट को। तो वो पोल्यूटेंट आपके अंदर गया, ठीक है। अब आपकी बॉडी को नहीं पता कि मुझे उस पोल्यूटेंट के साथ कैसे रिएक्ट करना है। पहले तो वो कोशिश करेगी रिएक्ट करने की कि भाई मुझ पे उसका असर ना पड़े, लेकिन अगर उसको नहीं पता कि इस पोल्यूटेंट को मुझे खुद को इससे कैसे बचाना, तो टाइम के साथ आस्ता आस्ता ग्रेजुअली होगा क्या कि मतलब जो कंसंट्रेशन होगी उस पोल्यूटेंट की वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होगी। इसी को बोलते हैं बायो अकोमोलेशन। कहने का मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर वो किसी भी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहा है, वहाँ पे वो जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है उसमें जो पोल्यूटेंट्स होंगे वो पोल्यूटेंट्स उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे। और अगर उसकी बॉडी नहीं समझ पा रही है कि मुझे इसको कैसे रोकना है या इससे कैसे बचना है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं रुक जाएंगे और वो उसी से फिर इसके देखो समझने के लिए आसान सा तरीका समझाता हूँ। जैसे मान लो कि कोई स्मोकर है, ठीक है, ये हमारी जो एग्जांपल ले रहा हूँ ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ये इसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो मान लो कि कोई स्मोकर है और एक नॉन स्मोकर है। स्मोकर अब देखो अगर 1 साल तक सिगरेट पी रहा है, चलो 2 साल पी, 3 साल पी, मान लो 20 साल उसने सिगरेट पी है। और उसी के साथ एक और लड़का था जो 20 साल के बाद उसको देखेंगे, इन दोनों के लंग्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसके लंग्स में आपको बहुत सारा टार मिलेगा। तो क्या इसकी लंग्स ने कोशिश नहीं की होगी खुद को बचाने की थी, लेकिन उनकी एक अपनी लिमिट थी। सेम ऐसे ही इसने भी कोशिश नहीं की होगी, इसकी वजह ये तो था ही खाली वैसे। तो इसने कोशिश तो की कि भाई मेरे अंदर, ताकि जो मेरे उसके लंग्स ने कोशिश की कि उसके अंदर वो टार जमा ना हो, लेकिन वो ज़बरदस्ती पी रहा था। तो सेम ऐसे ही होता है जब आप पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर रहते हो तो वो पोल्यूटेंट्स आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, तो बॉडी के अंदर आपके टिश्यूज़ के पार्ट बन जाते हैं। तो कहने का मतलब आप सिंपल इतना समझो कि वो आप उस पोल्यूटेंट को हमेशा कैरी करके चलोगे।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है बायो अकोमोलेशन। आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सेम चीज़ ऐसे ही आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो ओशन है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी जो स्किन होगी वो सेमी परमिएबल होगी, ठीक है। अब पोल्यूटेंट्स अंदर चलेगी और बहुत लंबे टाइम तक उनके अंदर रहे और ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया, वो पार्ट बन गए, ठीक है। जैसे इस यहाँ पे आप बायो अकोमोलेशन समझ सकते हो। मान लो ये फ़िश है, ठीक है, इस फिश ने मान लो वो पोल्यूटेड वाटर आया वहाँ से जिसमें मरकरी था, एग्जाम्पल के तौर पे एक हम पोल्यूटेंट मरकरी मार रहे हैं, तो मरकरी उसके अंदर गया, ठीक है। तो वो आस्ता आस्ता टाइम के साथ क्या होगा, उस मरकरी की कंसंट्रेशन जो है, उस पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन उस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ने लग जाएगी टाइम के साथ। इसे हम क्या बोलते हैं, बायो अकोमोलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि बायो अकोमोलेशन अकर व्हेन पोल्यूटेंट्स बिल्ड अप इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म बॉडी ओवर टाइम, ठीक है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बॉडी याद रखना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मरकरी पॉइजनिंग होती है जो फिश में। अब बात करते हैं बायो मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो बायो मैग्नीफिकेशन समझने से पहले एक चीज़ और समझ लो, ये जो मैं पोल्यूटेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, कि ये पोल्यूटेंट्स जो पोल्यूशन की वजह से पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेंट्स होंगे, ये पोल्यूटेंट्स हैं क्या बनाएं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना सिर्फ कुछ ही पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बायो अकोमोलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर वो मान लो वाटर सेल्युबल होंगे, जो पानी में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, तो अगर वाटर सेल्युबल हैं तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर वो फैट सेल्युबल होंगे तो वो हमारी बॉडी में ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइप पे भी डिपेंड करता है कि वो पोल्यूटेंट्स किस टाइप का है, ठीक है, कि मतलब वो डिज़ोल्व हो वाटर में डिज़ोल्व होता है कि फैट में डिज़ोल्व होता है, ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल है कि डिग्रेडेबल है, तो वो सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बायो मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। बायो मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है असल में, जैसे मान लो सेम उसी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हमने बायो अकोमोलेशन की बात की, तो सेम वही इन्वायरमेंट है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, सेम पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब होगा क्या कि वो जो पोल्यूटेंट्स हैं, मान लो कि वो सबसे पहले किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक में मान लो हम ओशन की बात कर लेते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे मान लो आप फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फाइटोप्लैंक्टन्स होते क्या हैं, बहुत स्मॉल हैं, उनका बायोमास भी बहुत कम है। अब होगा क्या कि वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, तो मतलब जो पोल्यूटेंट्स हैं वो किसके अंदर जाएगा, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर गया। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर जैसे ही पोल्यूटेंट गया, अब होगा क्या, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को अकेला जूप्लैंक्टन खा लेगा, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जूप्लैंक्टन मान लो ये ट्रांसफ़र किसको हो गए, जूप्लैंक्टन को हो गए। फिर ये जूप्लैंक्टन्स बहुत सारे हज़ारों लाखों में जूप्लैंक्टन्स एक स्मॉल फिश खा लेगी, ठीक है। अब ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। अब ये स्मॉल फिश जो है, ये बहुत सारी स्मॉल फिशेस को कौन खाएगी, एक लार्ज फिश खाएगी। तो यहाँ पे देखो फाइटोप्लैंक्टन से वो ट्रांसफ़र हुए जूप्लैंक्टन्स में, जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिशेस में, स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस में। इनको जब ह्यूमंस खाएंगे तो वो ह्यूमंस के अंदर आ जाएंगे। अब देखो ये ट्रॉपिकल लेवल्स हैं अलग अलग, ट्रॉपिकल लेवल 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से लेकर ट्रॉपिकल लेवल 5 तक वो ट्रांसफ़र कर रहा है कौन, वो पोल्यूटेंट जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट की वजह से उस की बॉडी में गया था, ट्रॉपिकल लेवल 1 की बॉडी में मान लो, ठीक है। तो इस हिसाब से वो कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें भी हो क्या रहा है, आप देखोगे तो जो पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है कि वो इंक्रीज़ हो रही है ट्रॉपिकल लेवल के हिसाब से। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे कम होगी, सेकंड लेवल पे ज़्यादा हो जाएगी, थर्ड पे और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से वो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हज़ारों मतलब जूप्लैंक्टन के लिए काफ़ी हैं, तो हज़ारों प्लैंक्टन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, वो सारा का सारा पोल्यूटेंट एक फाइटोप्लैंक्टन्स में। फिर ऐसे मान लो कि 1000 फिशेस खाई हैं एक बड़ी फ़िश ने, तो वो जितना भी बायोमास स्मॉल फिश का था वो किसके अंदर गया, लार्ज फिश के अंदर। अब वो स्मॉल फिश के अंदर जितना बायोमास था, उस बायोमास में जितने पोल्यूटेंट्स थे वो सारे के सारे ट्रांसफ़र होंगे किसमें, लार्ज फिश में। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं पता नहीं क्यों इतना कम्प्लेक्स करके आपको बता रहा हूँ। समझ आ गया ना आपको सिंपल कि बायो मैग्नीफिकेशन है क्या चीज़ है। अब देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, बायो मैग्नीफिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच कंसंट्रेशन ऑफ द सर्टन, यहाँ पे मैंने लिखा है सर्टन पोल्यूटेंट्स, सारे के सारे पोल्यूटेंट्स के साथ ये नहीं होता है, कुछ ही पोल्यूटेंट्स हैं जो मैं अभी मैंने बताया कौन कौन से हो सकते हैं वो। तो सर्टन पोल्यूटेंट्स इंक्रीज एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल इन ए फूड चेन। तो अब आपकी डेफिनेशन आराम से समझ आ गई होगी। दिस फिनोमेना अकर्स व्हेन सम पोल्यूटेंट्स आर परसिस्टेंट। अब तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये होगा कब, मतलब बायो मैग्नीफिकेशन कब होगा या बायो अकोमोलेशन कब होगा, जब कुछ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो परसिस्टेंट हो, मतलब जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लिव्ड हों, ठीक है। उसके बाद वो फैट मतलब जिनकी लाइफ लॉन्गर हो, फैट सल्यूबल हों, जिसको हम लिपोफिलिक भी बोलते हैं। लिपोफिलिक का मतलब होता है जो फैट सल्यूबल हो। तो अगर फैट सल्यूबल हैं तो वो बॉडी के अंदर रहेंगे ज़्यादा टाइम तक। बायो अकोमोलेटिव होंगे, ठीक है। तो बायो अकोमोलेटिव का मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि वो टिश्यूज़ में स्टोर हो जाएंगे लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है।
उसके बाद अब इसके एग्जांपल में मैंने वही आप यहाँ पे लिखा हुआ है, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की एग्जांपल लिखी जो मैंने अभी आपको समझाई। अब देखो बायो अकोमोडेशन आपको समझ में आ गया। बायो मैग्निफिकेशन यहाँ पे देखो सिंपल क्या बोल रहा है कि कोई भी कंटेमिनेटेड चीज़ थी या पोल्यूटेंट था, कोई भी पोल्यूटेंट, वो सबसे पहले यहाँ पे गया, कंसनट्रेशन ये थी, फिर वो ट्रांसफ़र हुई दूसरी ट्रॉपिकल लेवल पे, वो हुई तीसरे ट्रॉपिकल लेवल पे, वो होगी चौथे ट्रॉपिकल लेवल पे। इससे बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन और इससे बोला जाता है बायो अकोमोडेशन। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। मैंने यहाँ पे भी आप देखो आप आराम से समझ सकते हो कि ट्रॉपिकल लेवल पे कैसे इंक्रीज़ होता है, तो बायो मैग्निफिकेशन ही इंक्रीज़ होगा ट्रॉपिकल लेवल पे नीचे से ऊपर जाते हुए। अभी हमने पढ़ा तो वही लिखा है इंक्रीज इन पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन थ्रू फूड चेन। अब बायो अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन द पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर लाइफ टाइम। तो एक लाइफ टाइम में उसके अंदर कितना वो इकट्ठा हो रहा है पोल्यूटेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो अकोमोडेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ही बेसिकली। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पोल्यूटेंट्स की मैं बात कर रहा था वो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, मतलब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, जिन पोल्यूटेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वो कौन कौन से हैं मुझे लिखना याद नहीं रहा यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बात कर सकते हो मिथाइल मरकरी की, शायद मैंने लिखा भी होगा कहीं पे, एक मिनट मुझे चेक करने दो। मिथाइल मरकरी, अच्छा नहीं लिखे। तो पहला आ गया मिथाइल मरकरी। अब ये मिथाइल मरकरी होता है कहाँ पे, असल में जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना हमारे, वहाँ से रिलीज़ होता है, जैसे माइनिंग से। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग है, ठीक है, या फिर आप कोल बर्निंग में, तो वहाँ पे भी क्या निकलता है, मिथाइल मरकरी निकलता है। और ये इस टाइप का पोल्यूशन अब ये साइल को भी पोल्यूट करेगा, उसके बाद मतलब पूरा एटमॉस्फेयर को भी करेगा। एटमॉस्फेयर में तो सारे कुछ आ गए, ठीक है, ओशन में भी, ओशन को भी करेगा। उसके बाद दूसरा आ गया आपका डीटीटी। डीटीटी का नाम तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये क्या है, एक पेस्टिसाइड, आपको पता होगा, वैसे लिख देता हूँ फिर भी, ठीक है, पेस्टिसाइड यूज इन किस में, एग्रीकल्चर में। उसके बाद ये डीटीटी यूज़ होता है इसके लिए, ये मच्छर भगाते होते हैं ना यार, किसके लिए, मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, ठीक है, मॉस्किटो कंट्रोल के लिए भी यूज़ होता है डीटीटी। तो ये वाले वो पोल्यूटेंट्स हैं जो अगर बॉडी में चले जाएंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो होगा क्या, बायो अकोमोडेशन भी हो सकता है, होगा, और बायो मैग्निफिकेशन भी होगा। थर्ड एग्जांपल ले सकते हो आप पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल्स। ये क्या होते हैं, ये असल में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक में होते हैं। उसके बाद जितने भी ये हाइड्रोलिक फ्लूइड्स हैं, ठीक है, इसमें तो ये पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लो डाइऑक्सिन्स की, ये तो सुना होगा आपने, ठीक है, जो भी ये बर्निंग वेस्ट का बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जैसे हम वेस्ट इंक्रिमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद पेपर ब्लीचिंग आ गया, पेपर ब्लीचिंग। उसके बाद जितने भी ये पेस्टिसाइड की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें डाइऑक्सिन यूज़ होते हैं, ठीक है, उसके टाइम उस प्रोसेस में उसका ये बाय प्रोडक्ट्स है। जब ये पेस्टिसाइड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो डाइऑक्सिन्स निकलेंगे। तो ये भी क्या है, हमारे वो वाले पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में क्या करेंगे, मतलब ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बायो अकोमोडेशन और बायो मैग्निफिकेशन का काम करेंगे। अच्छा, ये हमारा हो गया कंप्लीट बायो मैग्निफिकेशन और बायो अकोमोडेशन। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है इसमें। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं अपना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का। अगर ज़्यादा ही डेप्थ में चले गए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ ना आता हो, कम से कम आपको कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइक्लिंग आना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल है क्या है, तो इसमें देखो हम 4 साइकिल्स पढ़ते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का सिंपल ये मतलब है कि ये न्यूट्रिएंट्स कैसे खुद को साइकिल करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, तो पानी बादलों से नीचे आता है, फिर वो बह के समुद्र जाता है, समुद्र में इवेपोरेशन होकर वापस ऊपर जाता है, वो सिंपल साइकिल थी। सेम ऐसे ही कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये 4 ही क्यों, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी साइक्लिंग क्यों नहीं पढ़ते, सिर्फ 4 की क्यों पढ़ रहे हैं, उसका सिंपल सा रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझो, साथ साथ में लिखते रहना, पता नहीं मैंने नीचे लिखा होगा कि नहीं। तो कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम गैसियस साइकिल। क्या बोलते हैं, गैसियस साइकिल। अब गैसियस साइकिल क्यों बोल रहे हैं असल में, और दूसरी चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वेरी इफेक्टिव और वेरी फास्ट,
कौन, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका अगर आप मेन रिजर्वायर देखोगे ना, कार्बन मेन रिजर्वायर कहाँ पे है, कार्बन कहाँ से आता है, तो मेन रिजर्वायर इन दोनों का एटमॉस्फेयर है। किस किस का, कार्बन साइकिल का भी, कार्बन का भी और नाइट्रोजन का भी। ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो मेन रिजर्वायर इनका एटमॉस्फेयर है और इसलिए गैसीय साइकिल बोल रहे हैं हम इन दोनों को हम गैसीय साइकिल, इनको हम सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। रीज़न क्या है कि इनका मेन रिजर्वायर कहाँ पे है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब इन चारों को ही क्यों पढ़ते हैं, कुछ और क्यों नहीं पढ़ते, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या पता है, पहले वाली दो वेरी फास्ट और इफेक्टिव हैं क्योंकि ये दोनों गैसियस हैं, और रीज़न भी अभी बताऊंगा। और दूसरा याद रखना, ये वाली जो हैं जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक से जो निकलती हैं सेडिमेंट्री साइकिल, इन दोनों को ये स्लो भी हैं और इनइफेक्टिव भी हैं। अब क्यों हैं अभी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, हाँ कार्बन साइकिल को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि हम इन चारों को ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ क्यों रहे हैं, फिर देखेंगे इन चारों को क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि देखो, जैसे हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में ये बात की थी कि हमारी बॉडी भी आप देखोगे तो मैक्सिमम किस से बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारी बॉडी कार्बन से बनी हुई है, लेकिन हमें ये देखना है ये कार्बन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू ये गुजर रहा है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और कौन कौन सी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कहाँ से आया कहाँ जा रहा है। तो उस पूरी साइकिल को समझने के लिए हम कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करें कि हम सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहले कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहला मैंने जैसे भी आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। उसके बाद हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है या फिर DNA RNA है, वो सब का कंपोजिशन किसका है, कार्बन का है। तो कार्बन उनका इंटीग्रल पार्ट है, तो इसलिए हमें कार्बन साइकिल पढ़ना है, ठीक है, दूसरी रीज़न। और ये मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा आ गया हमारा नाइट्रोजन। हमें पता है हमारी एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। तो मेनली N2 की फॉर्म में होता है, बचपन में पढ़ा होगा, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद आप देखो DNA का जो मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स हमें पता है किससे, अमीनो एसिड से बने हुए हैं। तो अमीनो एसिड का अगर फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो NH2 होता था, याद करो मैं जब मैंने बायो पढ़ाया था। तो नाइट्रोजन यहाँ पे भी है। तो कहने का मतलब हमारे DNA तक घुसे हुए हैं कार्बन भी नाइट्रोजन भी, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इनको गैसियस साइकिल क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर ये हैं और ये हैं भी गैसियस फॉर्म में ही होती हैं, ठीक है। तो इनकी जो आप कार्बन की फेमस फॉर्म देखोगे कार्बन की, वो कौन कौन सी है, CO2 और कौन सी है, CH4। तो ये मेन, ये दोनों के दोनों एटमॉस्फेयर में और दोनों के दोनों गैस है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप देखोगे दूसरा आ गया आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमें पता है 78% एटमॉस्फेयर में, तो ये भी गैसेस है, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, गैसियस साइकिल बोलते हैं। इन दोनों को, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को गैसियस साइकिल बोला जाता है। फास्ट एंड इफेक्टिव की मैंने बात की थी, वो इसलिए बोल रहा था कि आप देखो गैस अगर है तो मतलब वो ईजिली फ्लो कर सकती है। अब जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें वो खुद को मतलब तेज़ी से रीएडजस्ट कर सकती है ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, तो इसलिए इनको मैंने बोला था शुरू में कि ये वेरी फास्ट भी हैं और ये क्या हैं, वेरी इफेक्टिव भी हैं। शायद मैंने ये चीज़ नीचे लिखी होंगी, नहीं लिखी है तो कम से कम आपको ये याद रखना है जो मैं जो भी बोल जा रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं फास्फोरस साइकिल की। ये दो तो समझ आ गए क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, फास्फोरस क्यों पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा DNA और RNA का जो मॉलिक्यूल था उसमें फास्फोरस था। अब फास्फोरस अब देखोगे जनरली मोस्टली आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और बहुत जगह ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है और कई बार ये एटमॉस्फेयर में भी हमें फास्फोरस मिलता है। तो मतलब तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और फिफ्थ वाला आ गया हमारा सल्फ़र। तो सल्फ़र हम इसलिए पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा इसके मेजर अगर आप फॉर्म देखोगे SO2 होता है या H2S होता है। तो ये दोनों के दोनों गैस होती हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये फास्ट भी है लेकिन उतनी फास्ट नहीं है जितनी कार्बन और नाइट्रोजन है। हालांकि ये गैस है लेकिन उसमें हम गैसेस में नहीं डालते हैं इसको। इसका रीज़न सिंपल सा क्या है कि फास्ट है लेकिन इतनी फास्ट नहीं है कि कार्बन और नाइट्रोजन का मुकाबला कर सके, ठीक है। तो इन दोनों को हमने अलग से डाल दिया और इन दोनों को हमने अलग से डाल दिया। क्या डाला ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कार्बन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, बीच में जाके कि ये कैसे होता है कार्बन साइकिल। तो आज कम से कम एक कार्बन साइकिल ख़त्म कर देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो कार्बन साइकिल, इस कार्बन साइकिल को समझने के लिए ये सारी कहानी सुनने से ज़्यादा बेटर है कि मैं आपको सिंपल ये बता दूं पहले कि ये कहानी आई कहाँ से, ठीक है। तो देखो इसको देसी हिसाब से समझते हैं, फिर वो आप डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, फिर डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगी कि कार्बन साइकिल है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। अगर हम देखें तो मुझे ये बताओ ये कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी मोस्ट ज़्यादातर मतलब जो हमें दिखती है वो कौन कौन सी फॉर्म्स है कार्बन की, मतलब कहाँ कहाँ से आता है। ये सिंपल से पहले ऐसे दिखते हैं, सोर्स क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में हमें दिखता है, ये एटमॉस्फेयर में तो दिखता है ना,
तो मान लो एटमॉस्फेयर में हमें कार्बन दिख गया, वो किस फॉर्म में होता है हमें अभी डिस्कस किया, या तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगा या मीथेन की फॉर्म में होगा, CH4 मोस्टली तो इसी में ही होता है। उसके बाद दूसरा हमने बात की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ये इसके सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा इसकी फॉर्म फिर कैसे इसके प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन में होता है, लिपिड में होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में होगा, ये सारी चीज़ों में होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सोर्स ये भी है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगर आप देखोगे तो जितने भी ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे, ठीक है, एक्वाटिक या मैराइन ऑर्गेनिज्म जो हैं जितने भी, उन सब में कार्बन है, ठीक है। उसके बाद सॉइल में देखोगे या रॉक्स में देखोगे आपको कार्बन मिलेगा। अगर रॉक्स में जैसे आपके पास ये बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। उसके बाद शेल्स, बहुत सारी शेल्स, कौन सी शेल्स, जैसे जो इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे ना, इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म वो एक शेल बना के रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, बाहर एक शेल रहती है। जब वो मर जाते हैं तो वो शेल जो है वो किनारों पर आ जाती है। वो जो शेल बनी होती है वो किसकी होती है, मतलब उसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। उसके बाद जितने भी फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, वो फॉसिल जैसे फॉसिल में आप कोल देख लो या पेट्रोलियम देख लो, पेट्रोल देख लो या नेचुरल गैस देख लो, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या कोल, ये तीनों के तीनों कार्बन रिच हैं। तो ये हमारे सोर्सेज हैं। फॉसिल मतलब ज़मीन के नीचे से भी निकल रहा है, शेल्स में भी है, सॉइल में भी है, रॉक में भी है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, तो हर जगह हमें कार्बन दिख रहा है। तो मोस्टली कौन कौन सी फॉर्म में है, तो हमने ये फॉर्म्स भी देख ली इसकी थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि मतलब ये कार्बन ना, क्योंकि साइकिलिंग पढ़नी है तो हम देखते हैं कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में खुद को कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू होके गुजारता है। तो वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू ये अपनी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो फोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन खुद को चेंज करता है। आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस में होता क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आती थी, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, मतलब वाटर को साथ, वाटर आता था प्लांट के नीचे से, मतलब ज़मीन से आ जाता था, और यहाँ पे सन के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में होता क्या था कि ये हमें क्या बना देता था, यहाँ पे ग्लूकोज दे देता था। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बनाया था, हमने पढ़ा भी था कि कैसे इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में ये चेंज कर रहा है। तो दूसरा प्रोसेस होता था हमारा रेस्पिरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ऐसे हम ये प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो तीसरा प्रोसेस आता है डीकम्पोजिशन, जो हमने पढ़ा भी है, बैक्टीरिया और फंगस करते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की बात करें, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है खुद को, ठीक है। तो ये आप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऊपर डेफिनेशन के ऊपर कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा है कि कार्बन इज़ ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ लाइफ एंड फाउंड इन द, छोड़ो ये सारी कहानी को छोड़ो फिलहाल, पहले ये देख लेते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल। तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें। तो पहला फोटोसिंथेसिस, सिंपल। वैसे इस प्रोसेसेस पे आने से पहले ना आप एक बार डेफिनेशन देख ही लो इसकी, कार्बन साइकिल है क्या है। तो मैंने क्या बोला, कार्बन इज़ ए वाइटल कंपोनेंट, हमें पता है कि बहुत वाइटल है, अभी हमने देखा क्यों है, ऑफ लाइफ एंड फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एटमॉस्फेयर में मिलता है हमें। उसके बाद कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4, एटमॉस्फेयर में हमें जनरली यही मिलता है। प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, ऑन लैंड स्टोर कार्बन इन देयर टिश्यूज़। तो यहाँ पे ये एनिमल्स और प्लांट्स जो कार्बन को स्टोर करते हैं वो टिश्यूज़ की फॉर्म में कर रहे हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर है या फिर साइल, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर या साइल, वो किस चीज़ में अमाउंट ऑफ कार्बन, वो भी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ कार्बन होल्ड करते हैं। ओशन ऑब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक CO2, हमें पता है ओशन भी क्या करती है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करती है और बहुत टाइम के बाद फिर वापस उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेजती है। मैराइन ऑर्गेनिज्म यूज़ कार्बन, इसी कार्बन को मैराइन ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, आल्सो टू बिल्ड शेल एंड अदर स्ट्रक्चर। अवर लॉन्गर टाइम स्केल कार्बन इज आल्सो स्टोर्ड इन अर्थ क्रस्ट एज फॉसिल, हमने अभी डिस्कस किया, एंड सेडिमेंट्री रॉक सच एज लाइमस्टोन, ठीक है। तो अगर समझ आ गई अच्छी बात है, नहीं तो इन प्रोसेसेस के बाद दोबारा डेफिनेशन देखें तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो इसमें होता क्या था कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी की सारी कैप्चर होती है और वो ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कहाँ गई, एटमॉस्फेयर से कहाँ गई, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। शुगर का मॉलिक्यूल बन गया, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये वाली कार्बन C6H12O6 बन के इधर घूम रही है। तो ये फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल उल्टा था, ठीक है। तो इसमें होता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कहने का मतलब क्या पढ़ते थे इसमें हम, रेस्पिरेशन में क्या होता था, वही जो फूड फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे बना था, उस फोटोसिंथेसिस वो उसी फूड का जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज़ कर देते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो एक साइकिल होगी ना, साइकिल समझ रहे हो, एटमॉस्फेयर में था, एटमॉस्फेयर से
बॉडी में गया एनिमल्स की या प्लांट्स की, वापस निकला, वापस इन्वायरमेंट में आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ से कहीं और भी जा सकता था, ये किस्म की साइकिल चल रही है। ऐसे डिकम्पोजिशन के थ्रू भी होता है, जैसे मैं बताया बैक्टीरिया और फंगस ब्रेक डाउन करते हैं जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको। अब अगर ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या बनाता था, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड इसका बायो प्रोडक्ट होता था। अगर ये एब्सेंस में होता था तो आपको याद करो ये CH4 बनाता था, ठीक है। दोनों में कार्बन है हमारे पास, तो डिकम्पोजिशन भी एक किस्म का ये प्रोसेस है जो कार्बन साइकिलिंग के अंदर होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन समझ में आ गया आपको। अच्छा जी, उसके बाद आ गया आपका कंबशन। तो कंबशन का क्या मतलब है ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कंबशन का सिंपल सा मतलब तो आपको पता ही होगा कि हम अगर ऑर्गेनिक मैटर को, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम बर्न करते हैं, जैसे मान लो बायोमास को किया हमने, कोई भी बायोमास हो सकता है, वुड है, काउ डंग है, कुछ भी है, ठीक है, या फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोलियम होगा या नेचुरल गैस होगा, या फिर या मतलब फॉसिल फ्यूल कोई भी, ठीक है, मैं तीसरा नाम भूल गया। तो वो रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, किस में, एटमॉस्फेयर में, ये हमें पता है, कंबशन के थ्रू यही होता है। अब ये जो नेचुरल गैस है, याद रखना, ये नेचुरल गैस का मतलब सिंपल से ये मीथेन ही है, 90% से ज़्यादा मीथेन ही होती है नेचुरल गैस में। अच्छा, अब एक चीज़ आपको जो चीज़ याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब भी हम बायोमास को बर्न करते हैं ना, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब न्यू एडिशन हुआ है एटमॉस्फेयर में वो नहीं मानते हैं। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। कहने का मतलब आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या बोला। देखो मेरे पास दो हैं ऑप्शंस, एक क्या बायोमास, बायोमास को मैं बर्न कर रहा हूँ, ठीक है, और इस साइड पे है मेरे पास फॉसिल फ्यूल, मैं इसको भी बर्न कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि अब जब मैं बर्न करूँगा तो ये रिलीज़ क्या करेगा मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि इसके जाने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो में चेंज होगा कि इसके जाने से रेशो में चेंज होगा। इसके जाने से रेशो में चेंज नहीं होगा, इसके जाने से चेंज होगा। बायोमास के जलने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना फॉसिल फ्यूल से पड़ेगा। आप पूछोगे ये क्यों, क्या बोल रहा है ये, सिंपल सा रीज़न समझो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहने का मतलब जैसे मान लो जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो वाली निकाल रहा है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एटमॉस्फेयर से नीचे, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा बहुत सारा बायोमास ज़मीन के नीचे रह गया था, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद वहाँ पे फॉसिल फ्यूल बन गया, वो पूरा का पूरा कार्बन है। वो कार्बन आप देखो तो वो 1000 साल पहले ज़मीन के अंदर गया था, वो अब बाहर निकलने लगा है। 1000 साल पहले या 50,000 साल पहले जो यहाँ पे इन्वायरमेंट की कंसनट्रेशन थी CO2 की, आज वो बिल्कुल सेम नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट मतलब आज तो चेंज हुआ है। तो आज अगर हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं ना, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बाहर उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा फॉसिल फ्यूल की वजह से, लेकिन बायोमास की वजह से नहीं होगा। रीज़न क्या है, बायोमास को मैक्सिमम, जैसे मान लो वुड को जला रहे हो आप, तो वुड मैक्सिमम होगी तो कितनी 100 साल पुरानी होगी, मैक्सिमम मान के चलते हैं। 100 साल पहले और आज कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, उतना ज़्यादा रेशो चेंज नहीं हुआ है जितना अगर आप 5 लाख साल पहले देखोगे। तो इस वजह से जो हम बर्निंग करते हैं किसकी, बायोमास की, उसकी वजह से उसको नहीं माना जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उस आप कैसे समझाऊँ, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत सिंपल से करके आपको समझाया कि कंबशन में हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग लेते हैं। उसके बाद देखो ओशन अपटेक एंड रिलीज़, ये क्या चीज़ है। अब हमें पता है कि जैसे ओशन है वो कंटिन्यूसली अब्जॉर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और लेकिन वापस रिलीज़ करता है बहुत आस्ता आस्ता, ग्रेजुअली रिलीज़ करता है टाइम लगा के, ठीक है। तो बहुत बड़ा सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का, कौन, जो हमारा ओशन है, ठीक है। उसमें सारा का सारा मतलब सिंक का मतलब समझते हो ना कि वहाँ पे सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सिंक हो जाता है। अच्छा, और क्या है इसमें, उसके बाद क्या आ गया, ओशन अपटेक एंड रिलीज़। उसके बाद आ गया आप शेल फॉर्मेशन, ठीक है। तो शेल फॉर्मेशन में देखो जितने भी मैराइन ऑर्गेनिज्म है, आपको याद होगा मैंने अभी बताया भी था आपको कि ये जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको यूज़ करते हैं अपने कार्बोनेट शेल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ये कौन से वाले, इन्वर्टिब्रेट की बात कर रहा हूँ मैं जनरली, तो जब ये मर जाते हैं तो ये सी फ्लोर पे आके अकोमुलेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे लाइमस्टोन रिच सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। कहाँ पे, उसकी साइड पे। रीज़न क्या है, क्योंकि वो कार्बोनेट्स के शेल बनाते हैं, वो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपने अराउंड शेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो शेल फॉर्मेशन है वो भी एक किस्म से कार्बन, क्योंकि वो कार्बन है पूरा का पूरा, तो वो फिर बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब बनने में हेल्प करता है। तो ओशन अपटेक एंड रिलीज, उसके बाद शेल फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। वेदरिंग ऑफ रॉक्स की अगर बात करें, अब देखो जो कार्बोनिक एसिड है ना,
जब इसको कैसे समझाऊँ, जैसे मान लो अगर मैं वाटर के साथ क्या इंक्लूड करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स, हम आपको पता है H2CO3 निकलता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड कब फॉर्म होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। अब देखो ये जो एसिड है कौन से वाला है, H2CO3 की बात कर रहा हूँ, कार्बोनिक एसिड। ये एसिड असल में पूरी की पूरी रॉक को इरोड कर सकता है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो अब आप बोल रहे हो कि ये प्रोसेस क्यों समझा रहा है मुझे ये वाला, कि मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक में ये एसिड बन रहा है, कार्बनिक एसिड। सिंपल सी चीज़ समझो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक सेडिमेंट्री रॉक बनी हुई है, ठीक है, ये रॉक है मेरे पास, सेडिमेंट्री रॉक। अब ये समुंदर के पास है मान लो, ये यहाँ पे वाटर है मान लो, ठीक है, ये वाटर है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। अब वो कार्बोनिक एसिड इस सेडिमेंट्री रॉक को इरोड कर सकते हैं। अगर वो इरोड करेंगे ओशन में, तो याद रखो अगर वो किस में कर रहे हैं, ओशन में, तो वो वाला कार्बन जो होगा वो कहाँ जाएगा, वाटर में, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। अगर वो मतलब इसको सरफेस के ऊपर इरोड कर रहे हैं, कि सरफेस के ऊपर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बना दिया, और वहाँ पे क्या होगा कि वो जो मतलब जब इरोड करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे निकल के जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो कहने का मतलब मैं आपको वो साइकिल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बना रहा है, उस एसिड से एक मेटामॉर्फिक रॉक इरोड हो रही है। उसके इरोड होने की वजह से वो कार्बन जो है, वो कहने का मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, मतलब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो छोड़ो, ये इतने ज़्यादा नहीं, हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 प्रोसेसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कंबस्शन, डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन चारों के थ्रू कार्बन साइकिल पूरा का पूरा चलता है। इनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो वेदरिंग ऑफ रॉक तक समझ आ गया होगा। कीमोसिंथेसिस तो हमने पढ़ा हुआ, कीमोसिंथेसिस क्या होता था, ठीक है। जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स पढ़े थे हमने, याद करो, ठीक है। इसका इंपैक्ट बहुत लिमिटेड है, उधर जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम खपा दिया है मैंने इसमें। वेदरिंग ऑफ रॉक, शेल फॉर्मेशन, ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं किसके, कार्बन साइकिल के। तो कार्बन साइकिल अब ऐसा नहीं समझा सकते जैसे वाटर साइकिल होती थी, इधर से इधर जाएगी, इधर से, तो ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं अगली बार एक आपको डायग्राम के थ्रू भी, मुझे याद नहीं रहा इंक्लूड करना, डायग्राम के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको प्रोसेस पता चल गए। फोटोसिंथेसिस मेजर प्रोसेस है, रेस्पिरेशन मेजर प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बाहर एटमॉस्फेरिक का जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो जा रही है यहाँ पे, तो एक किस्म की साइकिल बन रही है, बाद में वहीं से वापस आ रही है एटमॉस्फेयर में, तो एक साइकिल बन रही है, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू। ऐसे डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा, डिकम्पोजिशन, उसके बाद कंबस्शन देखा अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तभी बता देना कम से कम। अब बहुत सारे बच्चे ये शिकायत कर रहे थे कि सर आप लेक्चर्स क्यों नहीं ला रहे हो। मुझे कुछ मोटिवेशन तो मिले ना लेक्चर लाने के लिए। मैं हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि मुझे कम से कम पता चले आपको मेरी बात समझ में भी आ रही है कि नहीं, कि मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ फ्री में ही, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो कोई नहीं, आज नहीं तो कल किसी और को समझ में आ जाएगा। तो बायो अकोमोलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन, और उसके बाद हमने क्या चीज़ कवर की है इसमें, अपनी न्यूट्रन साइकिलिंग, ठीक है। तो न्यूट्रन साइकिलिंग में हमने कार्बन साइकिल पढ़ लिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये हम नेक्स्ट में कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी कवर करवाने की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम इन्वायरमेंट को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, मतलब 10 लेक्चर लग जाएंगे टोटल अपना इन्वायरमेंट ख़त्म करने में। उसके बाद हम सीधा फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे उसको, ठीक है। उस पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना हमने इस पर लगाया है, ठीक है। क्योंकि आप देखो मैंने शुरू में असल में हर एक टॉपिक पे इतना टाइम लगा दिया, तो उस चक्कर में मुझे यहाँ पे भी ये टॉपिक खींचने पड़ रहे हैं, डेप्थ में जाना पड़ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने बहुत जगहों से पढ़ी होगी, तो इसलिए उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी उसमें कोशिश करूँगा मैं जितना जा सकता हूँ, लेकिन कवर कर देंगे जल्दी, ठीक है। बाय बाय।